हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई माह में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना है, अगस्त तक के जाएगा और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो ऐसे में एक कोशिश है कि हम उस तरह का सेट प्रैक्टिस आपके सामने लाएँ जो एग्ज़ाम में हूबहू उस टाइप का पूछा गया है। क्योंकि मैंने भी 3 बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है दोस्तों। तो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बिहार कक्षपाल कांस्टेबल परीक्षा 18/9/2016 को जो एग्ज़ाम हुआ है, वही स्मृति पे आधारित प्रश्न है इसमें और लगभग इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि चाहे आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके अलावा आप रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी में साइंस का बहुत बड़ा वेटेज होता है दोस्तों। अगर साइंस आपका अच्छा है तो मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप लूसेंट का जो विविध पोर्शन होता है, पीछे वाला सेक्शन, उतना भी आप करके चले जाते हैं और थोड़ा बहुत पॉलिटी करके चले जाते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। क्योंकि इन सभी में साइंस का बहुत बड़ा बोलबाला होता है और आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप अनुभव कर पा रहे होंगे। तो बेसिकली इस सेट के माध्यम से मैं आपको साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ और आप अपना कॉपी और कलम ले करके बैठें। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बात करूंगा तो हो सके तो आप नोट डाउन उसको कर ले ताकि आपको काम आए। और बाकी करंट अफेयर हो या जीके हो, वो भी आपको हम उस तरह से उतना बता देंगे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आ जाएगा और आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आप अगर इस सेट से जुड़ते हैं तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये जो सेट है ये हूबहू एग्ज़ाम से मिलता जुलता हुआ है। ये कोई दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरह नहीं है जो बाज़ार में आजकल चल रहा है। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल जो बाज़ार में मार्केट में जो सेट चल रहा है वो बिहार पुलिस से हूबहू उसके एग्जामिनेशन से मेल बहुत ज़्यादा नहीं खाता है दोस्तों। तो आप बहुत इधर उधर के लफड़ों में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा पैसा डुबा करके आप उस सेट को मत खरीदिए, ठीक है। और बहुत उस तरह की क्लास भी लेने की ज़रूरत नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको जीके कराया जाता हो, ठीक है। इस सेट में भी आपको बहुत ज़्यादा जीके मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब जो सेट है आप जो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है स्मृति पर आधारित। इस बात को आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्मृति पर आधारित, मतलब एग्जैक्ट ये हूबहू क्वेश्चन नहीं है बिहार पुलिस का। क्योंकि बिहार पुलिस आयोग क्वेश्चन को जारी करती नहीं है तो फिर कोई कैसे बता सकता है कि एग्जैक्ट उसी तरह का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको पता है कि किस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं, पैटर्न का क्या आज का क्वेश्चन है, किस तरह का ट्रेंड है, वो सब कुछ उनको पता होता है। तो उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे और मैथ के क्वेश्चन आएंगे और साथ में हिंदी और इंग्लिश के आएंगे, वो लगभग उसी तरह के हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी जीके जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। आप अगर इस सेट से जुड़ते हैं तो साइंस में आपको बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। मैथ में भी आपको सीखने को मिलेगा और साथ में हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के लिए आप सेट से जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी बाद में बात करते हैं, तब तक हम सेट को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए है मी एंड मिसाइल, बी है स्काई इज़ द लिमिट, सी है माई मेमोरीज और डी है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में खास करके सबको पता है कि उनकी आत्मकथा पे लिखी गई एक पुस्तक है जिनका नाम है विंग्स ऑफ फायर और ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ठीक है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। बेसिकली इसमें लिखा गया है ऑप्शन ए में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, बी में केंद्र सरकार द्वारा, सी में निर्दिष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा और डी में तरलता अधिमान द्वारा, ठीक है। ये सबको पता होता है, आप भी जानते हैं कि जो ब्याज दर का निर्धारण करती है, ठीक है, वो वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है। आप देख सकते हैं सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है।
ऑप्शन ए है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि, बी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि, और सी है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के दामों में वृद्धि, और डी में से कोई नहीं। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों कि सेंसेक्स जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसमें भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं, 30 और 29 कंपनी है जो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है, उनका ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनालिसिस करती है। ठीक है, उन कंपनियों का ये कमाई का, मुनाफा का, पैसों का ये एनालिसिस करती है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। ठीक है, यहाँ ये जो 30 तरह की कंपनियां हैं जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनके शेयरों के दामों में बढ़ोतरी अगर होती है, उसी को ये स्टॉक करती है, या फिर गिरावट आ रही है तो उसी को ये डाटा करती है। ठीक है, उसी को ट्रैक करती है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे बहुत सारा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होता है मैं आपको उस तरह का करा दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इन सब क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आना है 1 या 2 इससे। ठीक है, और आप अपना पूरा का पूरा टाइम अगर ऐसे क्वेश्चन में देंगे तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन को रट लेने में ही फ़ायदा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है। दोस्तों ये जो पेपर है ये 2016 का है। ठीक है, तो उस टाइम पे करंट के हिसाब से देखें तो एक थार एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ पे, भारत से पाकिस्तान को चलाई गई थी। भारत में बेसिकली जोधपुर जो है ना, कौन सा जगह, जोधपुर, राजस्थान का। ठीक है, तो राजस्थान के जोधपुर में एक स्टेशन है मुनाबाओ। ठीक है, मुनाबाओ, और पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, खोखड़ पाड़ करके है। ठीक है, तो बेसिकली ये जोधपुर के मुनाबाओ और पाकिस्तान के कोकड़पार जो कराची में पड़ता है, ठीक है, कोकड़पार जो शहर है वहाँ के लिए चलाया गया था ये ट्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा क्योंकि ये उस समय के करंट के हिसाब से पूछा गया था, और आपको अगर करंट पूछना होगा तो आपको इधर 2024 और 2025 का लेटेस्ट पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये है, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारत सरकार जो भी योजनाएं लाती हैं, जिस तरह की योजनाएं लाती हैं, उन सबका जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक वृद्धि भी होता है, स्वावलंबन भी होता है, रोजगार उत्पन्न करना भी होता है। ठीक है, सिवाय एक को छोड़ करके जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 1950 मार्च 1950 में किया गया था। आप इस बात को भी नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। किसी भी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 kg का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरह का कोई लिफ्ट है जिसके अंदर ये रस्सी लगा हुआ है। ठीक है, ये रस्सी लगा हुआ है लिफ्ट से। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, ये लिफ्ट है। ठीक है, और इस पर कोई भार मापक यंत्र है। ठीक है, इस पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, तो बोला गया है ये आदमी का वेट मास जो है वो 80 kg है। कितना है, 80 kg है। ठीक है, मास जो है वो 80 kg है। ठीक है, m बराबर 80 kg। तो बोला जा रहा है कि अचानक से अगर ये ऊपर जा रही है तो किसी न किसी त्वरण से ही ये जाएगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये लिफ्ट अचानक से टूट जाता है, मतलब आप समझिए कि इस लिफ्ट को यहाँ से काट दिया जाए, टूट जाए। ठीक है, तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा। ये वेटिंग मशीन लगा होता है, ये जो है ना, ये वेटिंग मशीन है, ये लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार मापता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कुछ इस तरह से होता है। फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
आर प्लस एम जी और आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ, इस तरह से होता है। ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जब भी पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि अगर किसी भी लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो उसमें जो वेटिंग मशीन है उसका रीडिंग क्या होगा, ठीक है, या उसमें बैठा व्यक्ति का भार क्या होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है दोस्तों कि कभी भी किसी लिफ्ट का अगर रस्सी टूट जाता है, ठीक है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन में आकर के गिरने लग जाता है। ठीक है, और ऐसे में जो व्यक्ति होता है उसके अंदर में बैठा हुआ ना, तो उसका जो रीडिंग मशीन जो होता है वो उसका शून्य भार मापता है। मतलब आप ये कहें कि व्यक्ति जो होता है वो टूटे हुए लिफ्ट में भारहीनता का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? भारहीनता का अनुभव करता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शून्य भार का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है कि जनहित याचिका का प्रयोग हम कब करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस जनहित याचिका को हम बोलते हैं PIL। क्या बोलते हैं? PIL। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा या फिर राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय होता है ना, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये वैसे सिचुएशन में लागू किया जाता है दोस्तों, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जब सार्वजनिक हित को कोई ठेस पहुँचे। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत हो, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई कंपनी आई, ठीक है, किसी शहर विशेष में या गांव विशेष में, और आसपास में अगर बहुत बड़ा जंगल है, कंपनी जंगल को काट रही है अपने फ़ायदे के लिए, या कोई फैक्ट्री जंगल को काट रही है, तो वहाँ पे लोग PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में, और कोर्ट जो है इस मामले को देखते हुए उस कंपनी को या फैक्ट्री को नोटिस जारी करेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े एरिया का जो लोग और तबका है वो प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही में ये PIL तब भी दायर किया जा सकता है जब किसी बच्चे की तस्करी हो रही हो। ठीक है, या किसी समूह विशेष में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा हो, बच्चों का उत्पीड़न हो रहा हो। ठीक है, बंधुआ मजदूर का केस आ रहा हो। ठीक है, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको अगर एक न्यूनतम जो पैमाना होता है, वेतन लेवल होता है, उससे कम अगर वेतन उनको मिल रहा है, तब भी ये PIL दायर किया जाता है। ठीक है, और इस PIL का मतलब ये होता है कि अगर PIL दायर किया जाता है, ठीक है, तो इसका केस जो होता है लंबा नहीं चलता है, बाकी केस की तरह कि सालों साल चल रहा है, तुरंत से फैसला आता है। ठीक है, और ये फैसला जो होता है मानना पड़ता है सामने वाले को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी सार्वजनिक कर्तव्यों का अगर भंग होता है, कोई भी सार्वजनिक कर्तव्य, तो वहाँ पे PIL का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद कानून का उल्लंघन अगर होता है तो वहाँ भी जाहिर सी बात है यहाँ पे कानून का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी आबादी में अगर जंगलों को काटा जा रहा है, बगल में कोई गाँव है बड़े एरिया में, तो वहाँ के लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये एक तरह से कानून का उल्लंघन है। ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन का अधिकार भी हमको कोर्ट से मिला हुआ है। ठीक है, तो कानून का उल्लंघन हुआ, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो इन सब मामले में कुल मिलाकर के PIL को दायर किया जाता है। और कौन करता है? SC करता है या HC करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, ठीक है, अपवर्तनांक को हम बेसिकली म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति C और उस माध्यम में प्रकाश की गति V के बीच सही संबंध क्या है। मतलब ये अपवर्तनांक हो गया, म्यू क्या हो गया, ये किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, जिसको म्यू बोलते हैं। V जो हो गया है उस माध्यम में प्रकाश का चाल हो गया। ठीक है, किसका चाल हो गया? प्रकाश का। और C तो आप जानते हैं खुद प्रकाश का ही चाल होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें बोला गया है कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। आप ये समझिए कि ये हवा है, ये क्या है? हवा है, जिसको हम एयर बोल रहे हैं, और ये कोई माध्यम है, ये हवा है माध्यम 1, और ये कोई माध्यम 2 है। ठीक है, तो हवा से चल के प्रकाश अगर किसी माध्यम में आ रही है, किसी माध्यम में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं, म्यू क्या होगा। तो सीधा सा एक फार्मूला होता है दोस्तों कि किसी भी माध्यम में, ठीक है, किसी भी माध्यम में अगर हमको सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो, तो फार्मूला होता है
निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू C/V। मतलब प्रकाश का निर्वात में चाल, ठीक है, प्रकाश का निर्वात में चाल और बटा प्रकाश का उस माध्यम में चाल, इस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। इस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। मतलब कोई माध्यम ए है, ठीक है, तो उस माध्यम ए में प्रकाश जा रही है, तो अगर हम प्रकाश का जो एक्चुअल चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और बटा उस माध्यम में जहाँ पे वो प्रकाश गई है वहाँ पे उसके चाल का रेशियो निकाले तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो म्यू है, वो किसी भी माध्यम के सघनता को बताता है कि माध्यम कितना सघन है, माध्यम कितना सघन है, समझे कि नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल जितना कम होगा उतना सघन होगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये बोले, क्योंकि C/V हो रहा है, ये जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना इसका कम वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ये म्यू कम होगा, ठीक है। म्यू कम होने का सीधा सा यही मतलब है कि उस माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा है, ठीक है। मतलब माध्यम जो है वो सघन कम है, विरल ज़्यादा है। तो किसी भी ये जो म्यू होता है, अपवर्तनांक होता है, वो किसी भी माध्यम की सघनता के बारे में बताता है। ये आप नोट कर ले, ये पूछा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसका प्रतीक है, तो माध्यम की सघनता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, माध्यम की सघनता का प्रतीक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू C/V, ठीक है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश का चाल और खुद जो प्रकाश का अपना चाल है निर्वात में, उसके बीच में यही संबंध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 3 तरह का राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, जिसमें एक आपको शासन तंत्र अगर फेल हो जाता है राज्य में तब लगाया जाता है, ठीक है, या आंतरिक अशांति आ जाए देश में, ठीक है, जो अनुच्छेद 52 है तब लगाया जाता है, ठीक है। और एक वित्तीय आपात होता है जो अनुच्छेद 60 के तहत लगता है और राज्य में अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों राज्य में, ठीक है, तो वहाँ पे फिर राज्य के मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं रह जाता है, ठीक है। और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो वहाँ पे सीधा सीधी राज्य के राज्यपाल राज्य करने लग जाते हैं वहाँ। मतलब राज्य के राज्यपाल के अकॉर्डिंग में जितना भी लॉ एंड ऑर्डर होगा उन सबको मेंटेन किया जाएगा। जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे, ठीक है, या कोई भी रूल होगा, ठीक है, ऑर्डर होगा, सब कुछ मतलब जितना भी उस राज्य का समझिए सर्वे सर्वा जो हो जाएंगे वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे उस राज्य में, ठीक है। और राज्यपाल शासित किए जाएंगे किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पे राज करते हैं, ठीक है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को चलाते हैं। मुख्यमंत्री का कोई काम फिर वहाँ पे नहीं रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये है 18 कैरेट सोना जो बाज़ार में उपलब्ध हो उसमें क्या होगा, ठीक है। आप ये जानिए कि 18 कैरेट का जो सोना होता है, सोना कभी भी सोना जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और शुद्ध सोने का हम आभूषण बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतना लचीला होता है कि वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होने पे ही टूट जा सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिलावट कर देते हैं, ठीक है, अशुद्धि मिला देते हैं और इस कारण से वो थोड़ा सा उसका जो मजबूती है वो बढ़ जाता है और आसानी से टूटता नहीं है। तो 18 कैरेट सोना का मतलब 18 भाग सोना है आभूषण में और 6 भाग दूसरा कोई धातु ये सब होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हो गया इसमें कि इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए, 18 भाग सोना होगा और 6 भाग दूसरा धातु होगा। मतलब ना इसका मतलब हो गया कि 75% सोना हो जाएगा और 25% आपका दूसरा धातु मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये देख सकते हैं निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार आप जैसा जानते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है, मूल अधिकार का वर्णन है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कौन इसमें मूल अधिकार नहीं है। फर्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये ऑब्वियस ही मूल अधिकार है, ठीक है, जो आता है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में आता है, इसमें 26 भी आता है, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है।
और इसमें जितना मैं बताया 25, 26, 27 अट्ठाईस तक इसमें शिक्षा, संस्कृति, सब चीज़ का अधिकार आ जाता है, तो ये मूल अधिकार में शामिल है। उसके बाद बी हो गया समानता का अधिकार, ये भी आपको ये भी आपको मौलिक अधिकार हो जाता है। उसके बाद सी है विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, मतलब बोलने का अधिकार, अपना विचार हम व्यक्त कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भी कुछ बोलता है सरकार के खिलाफ में तो आराम से उसको जेल भेज दिया जाता है या फिर उसके पीछे ईडीआई सीबीआई लगा दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र का ये बहुत खूबसूरत ही पहलू होता है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आप कोई सरकार आपको पसंद नहीं आ रही है तो बेझिझक आप उस सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनकी बुराइयों को दिखा सकते हैं, और पसंद आ रही है तो उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में दोस्तों, बीजेपी की सरकार में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। किसकी आज़ादी छीनी जा रही है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। मतलब आप समझ जाइए कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप ये समझ सकते हैं कि भारत में धीरे धीरे चाइना की गवर्नमेंट आते जा रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रूसी गवर्नमेंट होते जा रही है सरकार। रूस और चाइना में आप कुछ भी बोले पता नहीं चलेगा कि आपको कब शहर से या गांव से गायब कर दिया जाएगा और कहाँ जाइएगा इसका कोई ठौर ठिकाना भी नहीं पता लगेगा। या फिर दूसरा उपाय है कि आपके पीछे ईडी और सीबीआई लगा करके भ्रष्टाचार में फंसा करके और आप पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है उन सब देशों में दोस्तों। तो इस तरह की कंडीशन भारत में भी ऐसा लगता है कि अगर लोग नहीं सुधरे और नहीं थोड़ा सा अपनी आंखें खोले तो इस तरह का सिचुएशन भारत में भी आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना, ठीक है। कि सरकार आप अगर सरकार की कमियों को गिनाते हैं तो सरकार आपकी अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी को छीन लेती है, ठीक है। तो जो विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है ये भी क्या हो गया? मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार में रखा गया है जो अनुच्छेद 19 में आता है, ठीक है, भारतीय संविधान के। और उसके बाद आ जाता है समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ठीक है। ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। ये क्या है? ये मूल अधिकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से मूल अधिकार कौन नहीं है। ये जो हो जाता है समान कार्यों के लिए समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन में आता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। वहाँ पे अगर स्त्री और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत के बहुत सारे कंपनियों में इस तरह का सिचुएशन नहीं है। सरकारी जगहों में तो है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का रूल नहीं है, ठीक है, जबकि होना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी आप चुने हैं तो बिल्कुल सही है। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें ऑप्शन दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन को तब तक। ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बी है उत्प्रेषण लेख या रिट कह सकते हैं, सी है परमादेश और डी है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो एससी जो है सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग में ये 4 तरह का रिट जारी करता है, 5 तरह का रिट जारी करता है। ठीक है, क्या करता है? 5 तरह का रिट जारी करता है। ठीक है, ये खास करके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जारी किया जाता है। रिट को मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, सुनने से नाम लग रहा है अजीब टाइप का रिट। ठीक है, कुछ नहीं है, एक तरह का आप समझ सकते हैं कि ये कोर्ट का आदेश होता है। क्या होता है? कोर्ट का आदेश ही होता है। ठीक है, जिसको रिट बोलते हैं। ठीक है, सब ब्रिटिश कानून का ये सब लिया गया नुस्खा है, वहाँ से उठाया गया है, तो हम लोग को सुनने में अजीब टाइप से लगता है। ये कुछ है नहीं रिट, बेसिकली कोर्ट बस आदेश देती है। ठीक है, कि किस सिचुएशन में कौन सा काम करना चाहिए, लोगों के मूल अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो अनुच्छेद 32 के तहत एक आदेश जारी करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मध्य प्रदेश की एक महिला है जो सरकार को टेलीग्राफ करती है, मतलब सरकार को ये सूचना देती है कि उसको गलत तरीके से बंद कर दिया गया है जेल में। ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि आप अगर सामान्य आदमी है तो आपको पुलिस जेल में बंद कर देती है बिना कहे पूछे, तो ये हमारे मूल अधिकार का हनन है। ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन है। ठीक है, घूमने फिरने का अधिकार वो हमारा छीन गया है। ठीक है, तो ये हमारा मूल अधिकार छीन गया है। तो इस मूल अधिकार को बचाने के लिए अगर कोर्ट को ये बात पता लगती है तो कोर्ट कारण बताओ का एक समझिए आप आदेश जारी करती है, एक पत्र जारी करती है किसको? पुलिस को। ठीक है, कि आपने किस कारण से उस फलाने आदमी को बंदी बनाया है, आप ये रीज़न दीजिए। ठीक है, तो इस रीजन को या इस रीट को हम क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट बोलते हैं। ठीक है,
ये तब जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा जब किसी भी आदमी को गलत तरीके से पुलिस बंद कर देती है, ठीक है, और कोई कारण नहीं बताती है, ठीक है। ऐसे में पुलिस को मतलब आप ये समझिए कि आपको हर हालत में अगर पुलिस बंद पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, तो हर हालत में उसको आपको पुलिस को न्यायालय के सामने जारी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस कारण से पुलिस ने आपको बंद किया है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी को बंद किया है जेल में, ठीक है। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, जिसमें कारण बताना होता है पुलिस को। अगर कोई कारण नहीं बता पाया तो पुलिस पे उल्टी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आप ये देख सकते हैं परमादेश रीट है। क्या है? परमादेश रीट है, ठीक है। इसमें होता है कि कोर्ट जो होता है ना, ये किसी भी अधिकारी को, ठीक है, ये जारी करती है रीट की तुम इस काम को करो, ठीक है, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुमको करना पड़ेगा। होता है ना कि कोई भी जैसे कि अधिकारी है, सरकारी अधिकारी कोई काम करने से रिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, किसी ने पैसा दे दिया कोई केस के लिए, तो केस को ही रफा दफा करा देता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोर्ट को पता लगता है तो कोर्ट उसको आदेश जारी करता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा फलाने आदमी के हित के लिए, अगर वो सही है तो, ठीक है। तो यही है परमादेश रीट, ठीक है, कोर्ट उसको आदेश करती है। उसी तरह से एक होता है उत्प्रेषण रीट होता है। कौन सा रीट होता है? उत्प्रेषण रीट होता है। ये तब जारी किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत में कोई भी मामला लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका सुलह नहीं हो रहा है, तो ऊपरी जो अदालत है ना, या सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, या हाई कोर्ट बोल दे, तो वो निचली अदालत को ये रीट जारी करता है कि आप अपने यहाँ पड़े हुए मुकदमे को आगे बढ़ाइए, ठीक है, या तो सोल्व करिए, हमारे पास भेजिए, ठीक है, ये होता है। उसके बाद एक आ रहा है क्या? अधिकार परीक्षा रीट, ठीक है। ये उस समय कोर्ट जारी करती है उस खास करके उस अधिकारी के लिए जो वैसे कर्तव्य को कर रहा है जो उसको करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम सीओ हैं, ठीक है, और काम कर रहे हैं वीडियो लेवल का, एडीओ लेवल का, वो हमारे अधिकार में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोर्ट को पता लगता है तो वो उस आदमी को, उस ऑफिसर को ये रीट जारी करती है कि आप किस अधिकार से इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अधिकार परीक्षा रीट हो गया। कैसा रीट हो गया? अधिकार परीक्षा रीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और आ जाता है, ठीक है, एक हो गया उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। एक हो जाता है प्रतिषेध रीट। कौन सा रीट हो गया? प्रतिषेध रीट, ठीक है। ये भी निचली अदालत को ही जारी किया जाता है, ठीक है, किसी वैसे मामले को रोकने के लिए जो उसके अधिकार में नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 तरह का रीट होता है जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है, और ये अनुच्छेद 32 के तहत भी आई है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एससी जारी करती है। आप इसको रट लीजिएगा, कहीं भी हर एग्जाम में ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे है किसका परिवर्तन हम करें तो वायु में ध्वनि की गति का कोई असर नहीं होता है, उसका गति चेंज नहीं करता है, ठीक है। वायु तापक्रम बी, ऑप्शन नंबर ए है, बी में वायु दाब है, सी में है वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, और डी में ध्वनि संचरण की दिशा में बदलाव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक फार्मूला होता है, ठीक है, किसी भी तरंग के लिए खास करके जो वेग का फार्मूला होता है वायु में, किसका फार्मूला? वेग का फार्मूला होता है, ये होता है रूट अंडर गामा RT बाई M, ठीक है। यहाँ पे गामा क्या है? गामा कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, ये भी ठीक है। T जो है टेम्परेचर है, और M जो है आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है गैस का, ठीक है। तो कहीं भी डायरेक्ट हम इसमें इस फार्मूला में, कहीं भी इस फार्मूला में है, हम डायरेक्ट कुछ गामा RT बाई M, कहीं भी हम इसमें दाब नहीं देख रहे हैं दोस्तों, प्रेशर हम नहीं देख रहे हैं इस फार्मूला में, ठीक है, कहीं भी हम प्रेशर नहीं देख रहे हैं। तो जनरली प्रेशर के चेंज करने से ध्वनि के वेग पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है हवा में, ठीक है। आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं फार्मूला में जैसा कि है, टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा, चेंज कर जाएगा। आप आणविक द्रव्यमान भी गैस का अगर चेंज कर देते हैं तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, जो ध्वनि का वेग है वो भी बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, ठीक है। नमी भी आप चेंज कर देते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बदल जाएगा। केवल
प्रेशर जो ऐसा है, दाब ऐसा है जिसको हम चेंज करेंगे तो ध्वनि का वेग बहुत बदलता है, लेकिन जनरली अगर पूछा जाए, ठीक है, इनडायरेक्टली बदलता है और बहुत कुछ और भी इफेक्ट होता है, चेंज करना पड़ता है तब जाकर के बदलता है। लेकिन ऐसे जनरली अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो ध्वनि का वेग बदलता नहीं है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वायु दाब। ठीक है, इसमें परिवर्तन करेंगे, ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु का यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जितना भी हमारे घरों में या गांव में जो डिश टीवी चलता है, ठीक है, सैटेलाइट टीवी चलता है, ठीक है, वो एक संचार का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन या संचार का। तो ये बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, संचार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह क्या करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा का अवशोषण करता है, बी इसका तापक्रम कम होता है, सी यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, डी में से कोई नहीं। ठीक है, कभी भी जब भी कोई वाष्प होगा, जब द्रव में चेंज करेगा, ठीक है, वाष्प जो है वो द्रव में अगर चेंज करेगा, ठीक है, तो वो ऊष्मा को रिलीज करेगा। ऊष्मा को मतलब त्यागेगा। क्या करेगा, ऊष्मा को त्यागेगा। अगर आप इसको द्रव को वाष्प बनाना चाहते हैं तो आपको हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हीट, तब ये वाष्प में बदलेगा। ठीक है, और वाष्प से उतना हीट अगर वापस ले लेते हैं आप तो ये द्रव में क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से अगर ऑप्शन आप देखें तो आप देखें इसका तापक्रम कम होगा। क्या होगा, तापक्रम कम होगा। ठीक है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है और यह ऊष्मा का अवशोषण करता है। ठीक है, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ऊष्मा का निष्कासन करेगा। क्या करेगा, ऊष्मा का निष्कासन करेगा। ठीक है, तापक्रम हम नहीं मार सकते हैं, तापक्रम हम नहीं मार सकते। ऊष्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर ऊष्मा नहीं होता तो हम तापक्रम की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसे ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा को ही लेकर के कोई भी वस्तु जो होता है वो अपना स्टेट चेंज करता है, मतलब ना अपना अवस्था परिवर्तित करता है। अगर सॉलिड है, ठोस है, उसको आप ऊष्मा दे दे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव है तो ऊष्मा दे दे तो वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, और उतना ऊष्मा गैस से ले ले तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव से भी उतना ऊष्मा आप वापस ले ले तो वो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, ठीक है, कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है। ठीक है, ये किसी भी 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को दी गई सेवाओं का कुल योग जो होता है ना, ये राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है। ठीक है, ये जो DTH होता है दोस्तों, उसके बारे में कहा गया है कि इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह है जो DTH को कम्युनिकेशन पहुंचाता है। जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय इसरो ने एक उपग्रह को लॉन्च किया था। ठीक है, उस उपग्रह का क्या नाम है उसी को बताना है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो INSAT-4A होगा। अब के करंट अफेयर में भी नहीं पूछा जाएगा, ये 4 साल 5 साल पुराना करंट अफेयर है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि, ठीक है, ए उसे बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाए, बी उस पर उच्च दाब आरोपित हो, सी उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, या डी उस पर अति निम्न दाब आरोपित हो। ठीक है, कोई भी पदार्थ अति चालक कब बनता है, कोई पदार्थ अति चालक कब बनता है। देखिए, अगर धातु की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर हम धातु की बात करें, ठीक है, तो धातु के लिए आप जितना टेम्परेचर कम कर दें, जितना ताप क्या कर दें, कम कर दें, जितना कम ताप करेंगे वो उतना ज़्यादा चालक बनेगा। ठीक है, तो आप टेम्परेचर माइनस में कर दें तो ये और ज़्यादा अति चालक बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर कर दें तो वहाँ पे जितना भी धातु है वो अति चालक जैसा काम करेगा, व्यवहार करने लग जाएगा। अति चालक मतलब ना कि वैसा चालक जिसमें हम करंट अगर दौड़ाएं, जिसमें हम करंट दें, ठीक है, तो उसमें कोई प्रतिरोधी नहीं हो। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, अगर किसी भी चालक में ये R ही नहीं है तो बताइए I क्या हो जाएगा, R अगर 0 हो जाए तो I अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत। मतलब किसी भी चालक से अनंत धारा प्रवाहित कब हो सकता है, जब उसका प्रतिरोध 0 हो जाए, मतलब वो अति चालक बन जाए। क्या बन जाए, अति चालक बन जाए। ऐसा कब होगा,
ऐसा कब होगा? जब हम टेम्परेचर तापक्रम को काफ़ी नीचे कर दें, निगेटिव में कर दें। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन अर्धचालक के बारे में, तो अर्धचालक में उल्टा हो जाता है। अर्धचालक में आप देखिएगा कि अर्धचालक जो भी, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब जो हो गया, ये सब अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अर्धचालक का आप अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, वैसे वैसे चालक जैसा बिहेव करता है, ठीक है, और अति चालक बन जाएगा बाद में। अर्धचालक जो होता है वो कम तापमान पे क्या होता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि करंट को अपने से बहने नहीं देता है कम ताप पर। लेकिन धातु उल्टा होता है, धातु जो होता है कम ताप पर बहुत अच्छा चालक बन जाता है। धातु को ज़्यादा तापमान दीजिए आप, गर्म हो जाएगा, वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, अच्छा चालक नहीं होगा, वो ऊर्जा के रूप में ऊष्मा को रिलीज कर देगा, जिसको I² द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन अर्धचालक के केस में ऐसा नहीं है। अर्धचालक को आप तापमान दीजिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम में सबको, तो वो चालक जैसा बिहेव करेगा और ज़्यादा तापमान पे वो अति चालक जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। तो यहाँ जनरली अगर पूछा जाए कि किसी पदार्थ की अति चालकता कब आती है, तो वो धातु के केस में कहा जा रहा होगा। किसके केस में? धातु के केस में। तो धातु के केस में आप तापमान को जितना कम कर दें, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, तब वो क्या होगा? अति चालक जैसा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, ठीक है, जो रंगों को अवशोषित करता है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं बोला गया है, बोला गया है कि अगर एल्यूमिनियम, जैसे कोई एल्यूमिनियम ट्रे है, ठीक है, और उस पर हम कुछ रंगों से जिसमें चाय बनता है, ठीक है, इसको कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जिससे उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। मतलब कोई भी धातु है, इसमें एल्यूमिनियम बोला गया है, ठीक है, एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जा रहा है करंट के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप देखिएगा। पहला गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बी है एनोडाइजिंग, सी है सेराडाइजिंग और डी है एनियलिंग, ठीक है। तो किसी भी विद्युत धारा के द्वारा हम अगर किसी धातु का परत चढ़ाते हैं किसी दूसरे धातु पे, ठीक है, या उसी धातु पे, तो हम उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। एनोडाइजिंग भी उसी तरह का केस है, ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों, ठीक है। एनिलिंग भी कुछ अलग तरह का केस है, ये कांच से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसी तरह से ये भी एक अलग केस है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, या गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है 21 में, ये आपको मिलान करना है कि लाइगरहेंस की दीपिका, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ऑप्शन में देख सकते हैं आप कैल्सिट्रोन, एपिनेफ्राइन, वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन। देखिए यहाँ जो लाइगरहेंस की दीपिका है, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, इससे आप समझ रहे हैं वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए, और इंसुलिन हो जाएगा किसके लिए? लाइगरहेंस की दीपिका के लिए, ठीक है। उसके बाद बचता है क्या? एक थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। इसके लिए थायराइड ग्रंथि के लिए आता है एपिनेफ्राइन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्राइन। और बाद में बचता है कि एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, जिससे कैल्सिट्रोन निकलता है। कौन सा? कैल्सिट्रोन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ये सही होगा। लाइगरहेंस की दीपिका है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट है परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है, ठीक है। बेसिकली आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, बी है रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, सी है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, डी है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। आइंस्टीन साहब द्वारा जो दिया गया है थ्योरी E = mc², ठीक है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, यही इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है, रेडियो सक्रिय रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब तक द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा तब तक इतना ज़्यादा ऊष्मा और एनर्जी नहीं निकलता है किसी भी रिएक्शन से, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कहाँ पे? किस रिएक्शन में पॉसिबल है? न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है, जिसको बोलते हैं
रेडियो सक्रिय रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान जो है ना, न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, ठीक है, उन सब का विघटन होकर के ऊर्जा निकलता है, जो काफ़ी उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक है, हाई क्वांटिटी में ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। अब देखिए रेडियो सक्रिय अभिक्रिया भी दो तरह का होता है, एक जो होता है वो फ्यूज़न होता है और एक फ्यूज़न होता है, ठीक है। मतलब एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है और एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक बड़ा नाभिक जो होता है वो टूटता है, टूट करके छोटा छोटा नाभिक बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों के दोनों क्रम में जो कुछ मास होता है वो ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ठीक है। तो बहुत सारा एनर्जी क्या होता है, निकलता है। तो यही होता है रेडियो सक्रिय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है KE = ½ mv², ठीक है। KE = ½ mv², जहाँ m जो है द्रव्यमान होता है वस्तु का और v जो होता है वेग होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम वेग 3 गुना कर दें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेग को 3 गुना करने पे गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है, ठीक है। ऑप्शन ए है रक्ताल्पता, बी है अल्जाइमर, सी है सार्स और डी है वृक्कपात, ठीक है। ये सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो अल्जाइमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा, ठीक है। अल्जाइमर रोग जो होता है वो दिमाग से संबंधित है, ठीक है। और ये खास करके ये तब होता है जब थोड़ा सा किसी भी व्यक्ति का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होने पे याददाश्त उसका चला जाता है, याददाश्त सही नहीं रह पाता है, ठीक है। उसी को हम अल्जाइमर बोलते हैं, ठीक है। याददाश्त खो जाता है, सोच खो जाता है। नेक्स्ट, वैसे कम उम्र में लड़कों का भी याददाश्त खो जाता है, ठीक है। आप भली भांति जानते होंगे, जिस में उम्र होता है पढ़ाई करने का 9th 10th और 11th 12th में, उस समय थोड़ा सा किसी और को देख करके याददाश्त ये सब चला जाता है। समझदार हैं आप, समझते होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हालांकि वो अल्जाइमर नहीं है, ठीक है, वो कुछ और असर होता है, कुछ और इफेक्ट होता है, ठीक है। अल्जाइमर वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो खनिजी संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकती, ठीक है, सही है। और मतलब खनिज संसाधन जो भी है वो अगर अर्थ पर से ख़त्म हो जाए तो दोबारा उसको हम बना नहीं सकते हैं, ये सही है। सूर्य, पवन, बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये भी सही है। ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। सी में है देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7 हिस्सा वन से आच्छादित है, ये भी सही है दोस्तों। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण नहीं पैदा करते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए था, तब ये जाकर के सही होता दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब कोयला, पेट्रोल से जो हम ऊर्जा लेते हैं ना, वही पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, वही क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो उन सब से प्रदूषण तो होता ही है, ठीक है, लेकिन ये बोला गया है कि इसमें कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण पैदा होता है, तो होता है, ये सही है। लेकिन बोल रहा है गलत क्या है इसमें, तो इसमें यहाँ पे नहीं लगाना होगा, तभी जाकर के गलत होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन में नहीं समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 26, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ए में अमोनियम सल्फेट, बी में सोडियम बेंजोएट, सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी में पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। आपका सही जो आंसर होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जो आता है ये परिरक्षण के लिए आता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि लंबे समय तक ये खराब ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 27,
दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है कारण कि थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं फैक्ट का, ठीक है, कॉन्सेप्ट का, तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। लेकिन अगर आप कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, तो हम एक दिन में 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, 100 डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो 50 होगा वो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। और ऐसे अगर आप कहिएगा हिंदी का डिस्कशन ना करें, इंग्लिश का, तो वो भी हम नहीं करेंगे। मेन हम जीके और साइंस का डिस्कशन कर देंगे इसमें हम। निम्न में कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? सिंपल सा ऑप्शन इसमें सबको जानते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड के बनने से दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वो ज़्यादा बन जाता है, तो दूध क्या हो जाता है, खट्टा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है। ये कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और इससे कोई वस्तु लंबवत फेंका गया है 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। वह कितने समय में वापस ज़मीन पे लौट आएगी, ठीक है, कितने समय में वापस ज़मीन पे लौट आएगी, ठीक है। तो ये अर्थ है, इसको फेंक दिया गया है लंबवत ऊपर, ये कुछ समय बाद ज़मीन पे वापस लौटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यूटन का जो गति का सेकंड इक्वेशन है, एस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसका हम यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम। देखिए इसमें 9 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंका जा रहा है वस्तु को, मतलब u जो हो जाएगा ना, u जो हो जाएगा ये 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आप जान रहे हैं कि ये जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन में फिर वो क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है। तो वहाँ पे ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वापस ज़मीन पे आएगा, ठीक है, तो वो टाइम कितना लगेगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ से हम फेंके, ये वापस ज़मीन पे आया, टाइम कितना। अच्छा, इसमें एस जो होगा मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से वस्तु गया है वहीं वापस गिर करके चला आया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एस क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो, क्योंकि गया यहाँ नीचे से और वापस फिर नीचे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा विस्थापन वो शून्य हो जाएगा। यू कितना है 9.8, ठीक है, और इंटू टी टाइम निकालने बोल रहा है, और माइनस, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर भेज रहे हैं वस्तु को, तो हम जी का जो साइन लेंगे वो हम माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस। तो ऊपर जा रहा है माइनस हाफ, और ए 9.8 ही हो जाएगा त्वरण, और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से देखिए ये जीरो है तो एक को हम उधर भेज देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 टी, ठीक है। यहाँ पे टी से टी चला जाएगा, 9.8 से 9.8 चला जाएगा, और बचेगा टी जो आएगा ये आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। बेसिकली हम टी जो 2 सेकेंड आया है, ठीक है, टी जो 2 सेकेंड आ रहा है, इसमें ये ऐसे गया तो 1 सेकेंड इसमें लगेगा और 1 सेकेंड इसमें लगेगा, मतलब 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा और 1 सेकेंड नीचे आने में लगेगा, टोटल मिलाकर के 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम चाहते तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। 2-3 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा, ठीक है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी ऊपर से काला अंदर से उजला, ऑप्शन सी ऊपर से काला अंदर से उजला, ऑप्शन डी इंद्रधनुष के सभी 7 रंग से, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर से काला और अंदर से उजला। ऊपर से काला और अंदर से क्या होना चाहिए, उजला होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया है दोस्तों, दोनों एक ही ऑप्शन है। ऊपर से काला होना चाहिए और अंदर से उजला, ताकि ऊपर से जो भी हीट ये सब आएगा उसको ये क्या कर दे, उजला रंग क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, मतलब परावर्तित कर दे, हवा में ही क्या करे, वायुमंडल में ही भेज दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक गेंद है, ठीक है, वो इस तरह से 2 सतह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। किस सतह का प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होगा, ठीक है, किस सतह का प्रतिक्रिया बल को हम दोस्तों लिखते हैं R, ठीक है, और इसको लिखते हैं, अगर इस तरह का सिचुएशन रहे, ठीक है। देखिए मान लिया जाए ये कोई टेबल है, ये क्या है, कोई टेबल है, इस पर कोई किताब रखा हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, बदले में किताब इस पर क्या लगा रहा है, उतना ही प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। न्यूटन का जो
न्यूटन का जो आप देखे हैं न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है। तो इसमें टेबल जो होता है वो इस पर क्या लगाता है, टेबल जो होता है वो इस पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा होता है, ठीक है। क्या लगा रहा होता है, प्रतिक्रिया बल, जिसको आर लिखते हैं। साथ में किताब भी इस पर उतना ही क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया बल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी किताब पे mg भी लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, इसका भार, ठीक है। तो हमेशा जो प्रतिक्रिया, जब भी किताब बैलेंस कंडीशन में होगा ना, जब भी किताब किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा, तो वहाँ पे प्रतिक्रिया बल जो हो जाएगा वो भार के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, उस वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा। मतलब R बराबर mg, प्रतिक्रिया बल और भार बराबर है, तभी ये किताब बैलेंस है, ठीक है। और कभी भी सिचुएशन इस तरह का रहे, ठीक है, सिचुएशन किस तरह का रहे, सिचुएशन इस तरह का रहे कि इस तरह से कुछ झुका हुआ है, कोई टेबल, इस पर कोई किताब रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ प्रतिक्रिया बल क्या होगा, तो यहाँ पे भी mg इस तरह से होगा और ये R हो जाएगा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, जो इस सतह द्वारा लगाया जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई किताब संतुलित है तो यहाँ पे R बराबर जो होगा वो mg cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो cos थीटा। अगर इसका इस सतह का जो थीटा है, एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, कुछ डिग्री है, तो R बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे ये कोण 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये बॉल पे जो प्रतिक्रिया बल लगेगा इसके कारण लगेगा mg cos थीटा। कितना लगेगा, mg cos थीटा। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, तो ये जो सरफेस एओ है, सतह एओ जो लगाएगा, ये लगाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और cos थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा। उसी तरह से सतह OB जो है ना, ये भी लगाएगा mg cos थीटा, मतलब cos 45 डिग्री। आप जान रहे हैं कि cos में जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो उसका मान घटता है, ओवरऑल मान घटता है। तो cos 45 ज़्यादा होगा या cos 30, ऑब्वियस सी बात है cos 30 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एओ जो है ना वो ज़्यादा प्रतिक्रिया बल लगाएगा, किस पर, इस वस्तु पे, ठीक है, किस पे, इस वस्तु पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझे कि इस तरह का अगर कोई झुका हुआ सतह रहे, ठीक है, पृथ्वी से झुका हुआ सतह रहे, उस पर कोई कुछ वस्तु रखा हुआ है और बैलेंस है, तो उस पर प्रतिक्रिया बल जो लगेगा ना वो mg cos थीटा होगा। कितना होगा, mg cos थीटा। अब वो सतह जितना पृथ्वी से एंगल बना रहा होगा, कोण बना रहा होगा, वही कोण आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, जो मान आएगा वही आपका प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो cos थीटा का मान जितना हम थीटा में बढ़ाएंगे, 90 तरफ जाएंगे, उसका वैल्यू कमता है, ठीक है, और जितना कम रहेंगे उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो OA जो है, एओ जो सरफेस है वो ज़्यादा प्रतिक्रिया बल लगाएगा OB की अपेक्षा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि OA का प्रतिक्रिया बल होगा, ठीक है, OA का प्रतिक्रिया बल OB से अधिक होगा। क्या होगा, OB से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में दोस्तों। यही थोड़ा सा वजह है दोस्तों कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने में समय जाएगा, लगेगा, ठीक है। अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो रटने से काम नहीं चलेगा, आप चीज़ों को समझें, कॉन्सेप्ट लें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दूरदृष्टि वाले आँख में A रेटिना के सामने प्रकाश किरण अभिसरित होती है, B प्रकाश किरणें गर्द मीन्स फोबिया में अभिसरित होती है, D C कॉर्निया खराब होती है, या D रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोस्तों होता क्या है, दूरदृष्टि दोस्त में होता क्या है, दूरदृष्टि दोस्त में ये होता है कि कोई भी वस्तु जो होता है ना वो दूर में है, ठीक है, तो वो आँख को दिख जाता है, लेकिन नज़दीक वाला वस्तु आँख में नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता है। मतलब नज़दीक में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये आँख है, ये क्या है, आँख है, ठीक है, और ये आँख है, तो ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है, इसी का प्रतिबिंब बनता है। तो नज़दीक वाला जो वस्तु है ना, इससे जब किरण जाती है तो ये कहीं बाहर जाकर के रेटिना के पीछे जाकर के मिलती है, कहाँ पे, रेटिना के पीछे मिलती है। इस कारण से नज़दीक वाला वस्तु हमें नहीं दिखता है, लेकिन दूर वाला वस्तु हमें दिख जाता है, क्योंकि दूर वाला वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो खास कहाँ पे बनता है, रेटिना पे ही बन जाता है। कहाँ पे, रेटिना पे ही बन जाता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि के केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है, ठीक है। कहाँ पे अभिसरित होती है,
रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष की बात करें हम, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है आंखों को, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखा देती है। क्यों? क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। अगर ये रेटिना है ना, तो प्रतिबिंब, अगर ये वस्तु है तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे बना नहीं, इस पोर्शन पे बनना जरूरी है, ठीक है। यहाँ बन जाता है तो नहीं दिखेगा वस्तु, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 32, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। ये हाल ही में एक ट्रेन चलाया गया है जिसमें रेलगाड़ी पे हॉस्पिटल समझिए कि एक तरह से दोस्तों अस्पताल होता है, ठीक है। किसी का भी तबीयत खराब हो गया, सीरियस हो गया, तो वहाँ पे वो भर्ती हो सकता है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, ठीक है। ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, अभी हाल में ही ये इंडियन गवर्नमेंट चलाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। कभी भी रासायनिक रेडियो सक्रिय अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें यूरेनियम का आइसोटोप लेते हैं हम, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या हो गया? एक ही तत्व, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या सेम है। एक ही तत्व के दो परमाणु जिसका परमाणु संख्या तो सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का दो आइसोटोप बहुत कॉमन आइसोटोप होता है, समस्थानिक जिसको बोलते हैं। वो एक होता है U92-234, ठीक है, और एक होता है यूरेनियम 92-235, ठीक है। कभी भी रेडियो सक्रिय अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो U92-235 लेता है, U92-234 भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा U92-235। इसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में अभिक्रिया के लिए लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरा पृष्ठ है, मतलब इंटरफेस है, ठीक है। मतलब अब ये कहा गया है कि मॉडेम टेलीफोन को कम्युनिकेशन लाइन से, ठीक है, या कंप्यूटर यंत्र से कौन अलग करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका वो सही हो जाएगा। टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर लाइन को अलग करने वाला इंटरफेस, या तो आप जोड़ने वाला आप कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि दो माध्यम के बीच में जो एक माध्यम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो इंटरफेस है किसके किसके बीच का, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र का, ठीक है। कभी भी मॉडेम का यूज जो होता है वो इन्हीं दोनों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं हम? मॉडेम का, ठीक है। ये कैसा युक्ति है? ये हार्डवेयर युक्ति है। भी आई क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि मॉडेम किस तरह का डिवाइस है, किस तरह का युक्ति है, तो ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र का ये क्या होता है? इंटरफेस होता है, ठीक है, मतलब बाउंड्री होता है या कनेक्टर होता है, ठीक है। बाउंड्री अलग भी करता है दो चीज़ों को, ठीक है। तो इंटरफेस से मतलब जो दो मीडियम के बीच में हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग, मतलब कंप्यूटर जो काम करता है, प्रोसेस करता है, उसको हम किस में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है मेगाबाइट, बी है मेगाहर्ट्ज, सी है 16 बिट में और डी है मिली सेकेंड में, ठीक है। सही आंसर जो होगा आपका वो मेगाबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगाबाइट में। काफ़ी फास्ट एकदम प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर का। फास्ट नहीं होता तो फिर बताइए हम उसका यूज़ करते हैं क्यों, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। काफ़ी फास्ट डाटा को प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, जिसको हम मेगाबाइट में यूज़ मापते हैं हम, ठीक है। बाइट मेमोरी की माप की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं दोस्तों? मतलब कंप्यूटर में वैसा चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, चाह करके भी हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या हम कंप्यूटर पे जो स्क्रीन लगा होता है उसके अंदर की चीज़ों को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। CPU को हम छू सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको हम। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, जो शीशा होता है, स्क्रीन होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका कुछ अलग काम होता है तो इसको हम छू नहीं सकते हैं, यही सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर और जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आप देख रहे हैं कि शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि शल्य क्रिया होगा तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन होगा तो खून बहेगा, ठीक है। खून बहेगा तो आसानी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर रक्त का थक्का जमाना है तो विटामिन के का होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से तुल्यांकित ग्रह की ऊंचाई क्या होती है? कोई भी भू स्थिर उपग्रह जो होता है दोस्तों, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको हम मौसम के पूर्वानुमान के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, उस ग्रह का ऊंचाई जो होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। कोई भी तुल्यांकी जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितने पे? 36,000 किलोमीटर पे, ठीक है। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। साइंटिस्ट बना दे तो भी आप समझे, उससे अच्छा मैं बिहार पुलिस बन जाऊँ, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी, ठीक है। आप जानते हैं कि पहले ऑप्शन देख लें कि बक्सर का युद्ध है, उसके बाद बी है वांडियावास का युद्ध, सी है प्लासी का युद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सिराजुद्दौला में जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है, ठीक है, और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, वो हार जाते हैं, ठीक है। अपने ही एक सैनिक के कारण से, जो सेनापति होते हैं उनके, आप कह सकते हैं व्यवहार के कारण से या फिर विश्वासघात के कारण से ये सिराजुद्दौला हार जाते हैं, ठीक है, और अंग्रेज जीत जाता है, ठीक है। तो ये सिराजुद्दौला की हार जो होती है ये कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, ठीक है। पूछा जाएगा आपको ये भी कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1557 में, ठीक है। कब हुआ था? 1557 में, ठीक है। कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1757 में, 1557 मैंने बोल दिया ना, 1757 में। किन के बीच में हुआ था? ये अंग्रेज़ के बीच में और किन के बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किन के बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में। अच्छा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी सेनापति उसमें कौन था, मतलब अंग्रेज़ का जो हेड उसमें कौन था, तो क्या बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको अंग्रेज़ की अगर बात बोले, ठीक है, तो अंग्रेज़ जो इसमें था वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, जो अंग्रेज़ों की तरफ से सेनापति था, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए कि इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, तो उसका नाम था मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र था, ठीक है। भी आई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी वांडियावास का युद्ध, ठीक है, ये अलग टाइम में होता है, ठीक है। ये भी जितना भी युद्ध है इसमें सब अंग्रेज़ों के बीच में ही लड़ा गया है, ठीक है, और मुगलों के बीच में लड़ा गया है, ठीक है। वांडियावास का युद्ध थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, ये दो अंग्रेज़ों के बीच में ही लड़ा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य फैला हुआ है, ठीक है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य फैला हुआ है, ठीक है। आप अगर इंडिया का मैप बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। पूछा गया कि सबसे पूर्वोत्तर में कौन फैला हुआ है, सबसे पूर्वोत्तर में कौन फैला हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर में ए में है असम, ठीक है, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी सबसे जो पूर्वोत्तर बोला जाएगा एकदम उधर तरफ में जाकर के अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। कौन हो जाता है सबसे अंत में इधर पूर्वोत्तर में? अरुणाचल प्रदेश। हो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप इसको एकदम मतलब समझिए कि, और ये क्वेश्चन कोई गलत भी नहीं करता है, ठीक है। नहीं जो जानता है वो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेता है। जिस समय पे जितना भी क्रिसमस का देश मनाया जाता है सब क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, अंग्रेज मनाते हैं, ठीक है। और जितना भी अंग्रेज जो देश है लगभग सब ठंडा प्रदेश है, ठीक है। तो जनवरी में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, सॉरी दिसंबर में, 25 दिसंबर को। और उस टाइम पे जितना भी लगभग अंग्रेजी कंट्री है, अंग्रेज वाला जो कंट्री, सब जगह भयानक ठंड पड़ती है, ठीक है। केवल उस समय ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है ना, उसका भौगोलिक स्थिति ऐसा बन जाता है उस समय कि वहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय पे गर्मी पड़ रही होती है और गर्मी में वो क्या करता है, अपना क्रिसमस मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, ठीक है। ये किस नदी पे? ये भी आई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पे है, ठीक है। उसके बाद
43 नंबर क्वेश्चन में भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में द्वैत शासन, बी में पृथक निर्वाचन, सी में प्रांतीय स्वायत्ता और डी में वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था, ठीक है, 1919 में, मतलब अंग्रेज जिसमें राज कर रहे थे भारत में, तो वो समय समय पे 10 सालों पे या 20 सालों पे एक अधिनियम अपना लाती थी, ठीक है। उन्हीं अधिनियम में से 1919 था, ठीक है। बहुत ही मतलब ये उस तक के अधिनियमों में एक अलग तरह का अधिनियम काफ़ी चर्चा में रहा था, वैसा अधिनियम ये था, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में पहला बार ऐसा हुआ था कि द्वैत शासन को लाया गया। किस शासन को लाया गया? द्वैत शासन को लाया गया। द्वैत शासन मतलब ना कि शक्ति जो है ना किसी एक आदमी के पास, केंद्र के पास नहीं रहेगा। जैसे अभी जो है ना भारत की बात करें तो किसी एक जगह में, बिहार की बात करें तो बिहार में केंद्र सरकार का भी राज चलता है और बिहार का भी राज चलता है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट का भी, दोनों का राज चलता है। इसको बोलते हैं द्वैत शासन, ठीक है। सरकार दो तरह से राज करती है। लेकिन 1919 के पहले ऐसा नहीं था। 1919 के पहले क्या था कि डायरेक्ट जो केंद्र में, दिल्ली में जो अंग्रेज का तख्त था, कुर्सी था, ठीक है, वहीं से वो राज चलाता था सभी जगह। और अंग्रेज का ही फैसला, मतलब जो दिल्ली में बैठा हुआ अंग्रेज है उसी का फैसला अंतिम होता था किसी भी कामों में, ठीक है। जैसे बिहार सरकार आज देख लीजिए, ठीक है, कोई भी नीति लाती है। अभी हाल में देखिए, कल परसों का डेट है कि बिहार सरकार लाइब्रेरियन भर्ती में एक नया नियमावली लाई है जिसमें डोमिसाइल लागू किया। मतलब बिहार के लोगों को ही क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा, ठीक है, लाइब्रेरियन में। और अगर आप लोगों के पास लाइब्रेरियन की वैकेंसी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, बिहार के निवासी हैं और काफ़ी कम कट ऑफ पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरे राज्य इसमें अलाउ नहीं है। तो अगर 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम आता है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके पहले अगर हम देखते हैं तो अगर बिहार सरकार ऐसा करती तो केंद्र मना कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अभी के समय में केंद्र मना नहीं कर सकती है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में बिहार गवर्नमेंट भी शासन करेगी और केंद्र भी शासन करेगी। तो इसी को बोलते हैं द्वैत शासन, दोहरा शासन, दो तरह से शासन। 1919 के पहले क्या होता था? केवल केंद्र की बात ही चलती थी। आपको कुछ भी करना है स्टेट में चेंज, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र मंजूरी देगी, ठीक है। तो 1919 में पहली बार लाया गया था द्वैत शासन प्रणाली, जो लागू किया गया था। ये 1919 की जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पृथक निर्वाचन हो गया, प्रांतीय स्वायत्ता, वयस्क मताधिकार, ये सब अलग अलग अधिनियम आते गए, धीरे धीरे ये सब आता गया। मैक्सिमम जो अभी का अधिनियम हम देखते हैं, ठीक है, जितना भी देखते हैं मताधिकार ये सब जो हो गया है, ठीक है, पृथक निर्वाचन, ये सब कुछ जा करके आता है 1935 के अधिनियम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है, ठीक है। आप देख सकते हैं अरावली राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा सब जगह फैला हुआ है। उसके बाद है अजंता, ठीक है, महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह जाता है। सह्याद्री, ठीक है, पश्चिमी घाट में है, ये भी 2-3 राज्य में है। इसमें जो अजंता जो है ना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अजंता जो है महाराष्ट्र राज्य में ही फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे जो विकसित सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है, या जिसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं या यूनानी सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई विकसित सभ्यता हुई है पूरे वर्ल्ड में तो सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हम लोग का अपना सभ्यता। काफ़ी गर्व होता है हमें तो गर्व होता है। आप लोगों की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें काफ़ी गर्व होता है अपने सिंधु घाटी सभ्यता पर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर योजना का होना। किसका होना? नगर योजना का। ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं कि नगर है। तो सबसे बड़ी विशेषता कि उस समय में जिस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, उस समय एक रेगुलर वे में व्यवस्थित रूप से शहर बसा हुआ था, ठीक है, और ऐसा किसी सभ्यता में नहीं देखा गया है, ठीक है। इस कारण से ये बहुत विशेष हो जाता है। सड़कें भी चौड़ी थी, ठीक है, सड़कें भी चौड़ी थी, इसमें कोई बात नहीं, दो राय नहीं है। सड़क कहीं भी किसी भी तरह से बनाया जाए, कच्चा रोड हो या पक्का, ठीक है, चौड़ा किया जा सकता है, ठीक है। निकासी व्यवस्था ये भी किया जा सकता है, पक्का मकान, ये भी। सबसे बड़ी व्यवस्था नगर योजना, जो किसी भी सभ्यता में नहीं देखा गया है, ये था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अलवाय खाद के लिए, ठीक है, ये सही है। नेवेली एल्यूमिनियम, ठीक है, यही आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। नेवेली जो है वो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, एल्यूमिनियम नहीं, ठीक है। उसके बाद अंकलेश्वर कच्चा तेल के लिए, ये भी सही है। और नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए ये भी सही है। ये VVI क्वेश्चन, आप इसको रट लें, याद कर लें, पूछा जाएगा आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किसी स्थान का अक्षांश इसके फिल इन द ब्लैंक्स का सूचक होता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी अक्षांश से हम समय का पता लगाते हैं। ठीक है, अगर बोला जाता है कि कोई देश इतना डिग्री अक्षांश आगे है, ठीक है, इतना अक्षांश आगे है, ठीक है, तो उससे हम क्या किसकी पता करते हैं, समय का पता करते हैं। ठीक है, तो ये जो माप हो जाएगा बेसिकली किसका हो जाएगा, समय का माप हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, किसी भी स्थान का अक्षांश इसके खाली स्थान का सूचक होता है। ठीक है, तो अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऊंचाई। ठीक है, तो ये अक्षांश जब भी बोला जाए तो ये ऊंचाई को बताता है। किसको बताता है, ऊंचाई को बताता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर दो शहर है, ठीक है, दो शहर हैं, ठीक है, दोनों का जलवायु एक ही है, लेकिन एक जगह गर्मी पड़ती है तो एक जगह ठंड पड़ती है। किस कारण से, तो उनके अक्षांश में अंतर होने के कारण से, उनके अक्षांश में अंतर होने के कारण से। ठीक है, दूसरी तरफ हम जहाँ बात करें देशांतर की, ठीक है, तो देशांतर से समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, देशांतर से हम किसका पता लगाते हैं, समय से, समय का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो देशांतर से हम किसका पता करते हैं, समय का पता करते हैं, और अक्षांश से हम किसका पता करते हैं, अक्षांश से हम किसी भी स्थान की ऊंचाई का पता करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 48 है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को। ठीक है, नहीं। बी लाल किले पर 15 अगस्त 1930 को, ये भी नहीं है। सी है 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में। हाँ, ये सही है। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार ये 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में क्या किया गया था, फहराया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है, 1929 में, दिसंबर 1929 में। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी को 1930 को 26 जनवरी 1930 को 1930 आ जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया जाता है। ठीक है, और झंडा फहरा करके उस समय सबका ये विचार होता है कि हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम अपने आप को मानेंगे कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्र हुए हैं 1930 को, और पूरा देश में उस टाइम पे ये झंडा फहराया गया था। ठीक है, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो 1929 में होता है उसके बाद ये किया जाता है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 49 है, क्वेश्चन नंबर 49, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, भली बात है आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये 66.5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया जाता है। इसकी मुख्य बाधा क्या है, मतलब क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत के पास काफ़ी जल विभव शक्ति, मतलब पानी स्टोर करने की काफ़ी बड़ी क्षमता है दोस्तों। ठीक है, भारत में काफ़ी और अच्छा इन्वायरमेंट है इसके पास, लेकिन बहुत बड़ा चुनौती है इसमें, बाधा भी है इसमें, नहीं हो पाता है उतना। क्यों, तो इसका ऑप्शन है कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा जल शक्ति विकास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब हम अगर मेरे पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी है पानी रखने का, तो हम जल शक्ति का विकास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में है कि कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोयले से ऑलरेडी बिजली हम बना लेते हैं या कोई भी काम कर लेते हैं। बी है वर्षा ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। ठीक है, सी है विद्युत उपकरणों को बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत में उपलब्ध नहीं है, और डी है तकनीकी दक्षता की कमी है जिसके कारण जल शक्ति विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या है कैपेसिटी भारत में पानी जमा करने की, स्टोर करने की, लेकिन वर्षा ऋतुकालिक है। यहाँ वर्षा हमेशा यहाँ होती नहीं है, ऋतुकालिक है, और वो भी आजकल सही टाइम पे वर्षा हो भी नहीं रही है। तो इस कारण से वर्षा अगर ऋतुकालिक नहीं है तो किसी मौसम वर्षा हुआ भी, किसी में नहीं भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा हम पानी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। पीने का ही साफ पानी नहीं मिल पाता है सही से, तो स्टोर कहाँ से कर पाएंगे। तो इस कारण से हम जल शक्ति का विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का ये एक सेट था। ठीक है, और चूँकि थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, ठीक है, समझाने में, कॉन्सेप्ट बताने में,
तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। आप इस 50 क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड में रख पाएँ अच्छे से तो काफ़ी कुछ अच्छा कर पाइएगा। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, साइंस या और भी कुछ, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ मिलेगा। तो उसको हम ना भी डिस्कस करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम एक सेट को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप अपना रिएक्शन दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो मैं रेगुलर बेसिस पे लाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट बता दूंगा साइंस में खास करके दोस्तों, और जीके में भी, कि आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अलग से आपको कोई कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, कॉपी कलम ले करके आप मेहनत कीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल अपने सफलता तक जाएंगे, कहीं इधर उधर कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। आप मेरा सेट में देख लिया कीजिए, मैं आपको करंट अफेयर की भी सीरीज़ लाऊंगा और अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। आप उतना करके चले जाइएगा, बिहार पुलिस का आप रिजल्ट लेते आइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।